शाम को जब मैक्वायर वापस लौटा तो डफी सो रहा था। एलिस बोली, सारा दिन लगातार सोता रहा है ये। अच्छा ही हुआ, इसे आराम की सख्त जरूरत थी। हम लोग खाना खा लें, फिर सुनते हैं इसकी दास्तान। जब एलिस खाना लगा रही थी तो डफी जाग गया। उसने उठकर ड्रेसिंग गाउन पहना और उठकर बैठक में आ गया। हालत उसकी अभी भी खस्ता लग रही थी। एलिस बोली, बिल डफी, चलो वापस अपने बिस्तर में। भगवान के लिए मेरी इतनी जान मत खाओ। डफी एक आराम कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मेरी तबीयत ठीक है। सैम, एक जाम पिलाओ ना। पति पत्नी ने असहाय भाव से एक दूसरे की तरफ देखा। अरे भाई, थोड़ा और आराम कर लो, मैकवायर बोला। डफी ने इनकार में सिर हिलाया। यार इतना परेशान मत करो, वरना मैं सख्ती भी कर सकता हूँ। मैकवायर ने बहस खत्म करने की खातिर एक रम की बोतल और रम की कॉकटेल बनाने का अन्य सामान निकाला। बड़े बड़े गिलास भरना, डफी बोला। आज रात मैं होश खो देना चाहता हूँ। मैं तो दिन भर से इंतजार कर रही थी कि ऐसी नौबत आए, एलिस बोली। मेरी बीवी पक्की शराबखोर है, मैकवायर बोला। जैसे मुझे मालूम नहीं। डफी उठ खड़ा हुआ। उसने शीशे में अपनी सूरत देखी। अपनी हालत देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया और फिर बैठ गया। तुम इसे अभी जानते भी नहीं थे। मुझे तब की याद है जब ये नशे में धुत हो जाती थी तो 10 पुलिसियों के भी काबू में नहीं आती थी। सैम ने कॉकटेल गिलासों में डाली। वो पुरानी बात है, वो बोला। तुम्हें इसकी अब की हरकतों की खबर नहीं होगी। अब अगर ये रम के कुछ पैग पी ले तो इसे काबू में करने के लिए फौज बुलानी पड़ेगी। एलिस भीतर आई। जब तुम दोनों लोफर मेरी प्रतिष्ठा को पलीता लगाकर निपट चुको तो खाना खाने आ जाना। वे उसके पीछे पीछे किचन में पहुंचे और डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठ गए। डफी को लगा कि खाना खा पाना उसके लिए बहुत कठिन काम था, लेकिन किसी तरह वो दिखावा करता रहा। खाना खत्म होने तक हल्की बातें होती रही। एलिस और सैम उत्सुकता से भरे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने डफी को कचोटा नहीं। भोजन के बाद वे वापस बैठक में आ गए। एलिस डफी की कुर्सी के हत्थे पे बैठ गई और मैकवायर फायर प्लेस के सामने जा खड़ा हुआ। डफी बोला, मुझे अफसोस है कि तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। पहले मैं शुरू से सारी बात सुनाता हूँ, फिर क्यों और कैसे के बारे में हम बाद में सोचेंगे। उसने उन्हें सब हाल कह सुनाया। कैसे वो मॉर्गन से मिला, मॉर्गन उससे क्या करवाना चाहता था, कैसे उसने तस्वीरें खींची और कैसे उससे कैमरा छीना गया, कैसे कैटली लिफ्ट की छत पे मरा पड़ा पाया गया, कैसे उसने लाश को ठिकाने लगाया और आखिर में कैसे वे तीनों बदमाश उस पर चढ़ दौड़े। उसके चुप होने के बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर मैकवायर बोला, तुम्हारी इस बात से तो लगता है कि तुमने अच्छा खासा फसाद शुरू कर दिया है। सिर्फ शुरू ही नहीं किया है, मैं इसे खत्म भी करूंगा। एलिस ने अपनी लंबी उंगलियां उसके बालों में फिराई। मेरे कुछ कहने का कोई फायदा तो होगा नहीं, लेकिन क्या तुम पहले ही काफी कुछ नहीं कर चुके हो। डफी ने धीरे से अपने सूजे हुए चेहरे को छुआ। वो धीरे से बोला, कोई मेरी ये गत बनाकर बचा नहीं रह सकता। एलिस उसके पास से उठी और फायरप्लेस के पास पहुंची। वो अवसादपूर्ण आंखों से डफी की तरफ देखने लगी। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, वो कड़े स्वर में बोली। सब अपने आप को दादा समझते हो, लेकिन मार खाकर घर लौट आते हो। डफी ने सैम की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए ये किस्सा छोड़ो, वो बोला। तुम बताओ, एनाबेल इंग्लिश के बारे में क्या मालूम किया है तुमने। सैम अपना पाइप भरने लगा। वो औरत किसी दिन भारी मुसीबत में फंसेगी, वो माचिस टटोलता हुआ बोला। किसी दिन कोई उसे ऐसा किस्सा दे जाएगा कि वो सीधे जेल में पहुंचेगी। सच सच बताओ, क्या बात है। वो एडविन इंग्लिश की लड़की है, इतना तो तुम्हें भी सूझ ही गया होगा। डफी सक पकाया। नहीं, वो गंभीरता से बोला। मुझे सूझना चाहिए था, लेकिन सूझा था नहीं। तुम उस राजनीतिबाज एडविन इंग्लिश की बात कर रहे हो, एल्विस ने पूछा। सैम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वो बोला। एनाबेल परिवार की बेकाबू हुई लड़की है। तुम एडविन इंग्लिश का चक्कर जानते हो। वो दुराचार के खिलाफ आवाज उठाता रहता है और एनाबेल वो कांटा है जो उसे चुभता रहता है। उसकी वजह से बूढ़े के कैरियर का सत्यानाश हुआ जा रहा था। फिर 3 साल पहले उन्होंने अलग हो जाने का फैसला कर लिया। बाप ने बेटी को एक बढ़िया फ्लैट दे दिया और उसका मोटा माहवारी भत्ता बांध दिया, लेकिन साथ में ये शर्त भी लगा दी कि वो कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी जिससे उसका बाप मतदाताओं में बदनाम हो जाए। ऐसी लड़की के घर में होते हुए वेश्यावृत्ति और दुराचार के खिलाफ आवाज उठाना तो बड़ा कठिन काम है। हाँ,
और वो औरत तो पक्की मर्दमार है, उसे हर मर्द पसंद है, उसे किसी मर्द से ऐतराज नहीं। इतनी खराब औरत है वो, डफी बोला। वो तो खैर सैम, छोड़ो, तुम अपनी बात कहो। बूढ़े को हमेशा फिक्र लगी रहती है कि कहीं लड़की के लक्षण आम ना हो जाएं और वो परिवार के नाम पे धब्बा ना लगा दे। तुम ऐसी बातों को समझते ही हो। उसके विरोधी राजनीतिबाज तो भगवान से हर वक्त प्रार्थना करते होंगे कि बेटी की करतूतें बाप के करियर में पलीते की तरह काम करें। वे सब इंग्लिश से नफरत करते हैं और वो कमीना आदमी है भी नफरत के काबिल। और कुछ? सैम ने कंधे चटकाए। और भी कई ढके छुपे स्कैंडल हैं जो तुम्हारे काम नहीं आने वाले, वो बोला। पिछले 2 सालों में अपने आप को अखबार की पकड़ से दूर रखने के लिए और जेल से बाहर रहने के लिए इंग्लिश ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। वह शहर के हर नाइट क्लब में जाती है। सुना है उसने अपनी ब्लू फिल्म भी बनवाई हुई है और 3-4 जरायम पेशा किस्म के लड़के उसके पक्के यार हैं जो अक्सर उसके साथ चिपके रहते हैं। कोई अच्छी लड़की तो वो हरगिज नहीं कही जा सकती। इतना तो अंदाजा मुझे भी था, डफी बोला। ये सब जान लेने के बाद भी तुम आगे बढ़ने का कोई इरादा तो नहीं रखते? एलिस ने पूछा। चिंता मत करो, डफी उठकर उसके समीप आता हुआ बोला। वो लड़की कितनी भी बुरी हो, अब तो शुरुआत हो चुकी है। बेवकूफ तो मैं ही था जो वे तस्वीरें खींचने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अब वे तस्वीरें वापस हासिल किए बिना नहीं मानूंगा मैं। एलिस ने गहरी सांस ली। मर्दों को बेवकूफ बना लेना कितना आसान काम है, खास तौर से घटिया औरतों के लिए। डफी और सैम की निगाहें मिली। सैम बोला, छोड़ो एलिस, तुम इसका मिजाज जानती ही हो। एलिस जबरन हंसी। सॉरी, वो बोली और डफी की कुर्सी पे बैठ गई। डफी कुर्सी के हत्थे पे बैठ गया। मॉर्गन के बारे में पता चला कुछ? सैम ने ढेर सारा धुआं उगला। वो आसानी से काबू में आने वाला आदमी नहीं है। उसका फसादी धंधा कई नाइट क्लबों से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में जितने भी अपराधपूर्ण धंधे नगर में सक्रिय हैं, सबके पीछे उसका हाथ है। वही बॉस मालूम होता है, लेकिन मुझे असली बात नहीं मालूम हो पाई है। मैंने अफवाहें भी सुनी हैं। वो पुलिस की निगाहों में तो जरूर है, लेकिन अभी तक वो कभी फंसा नहीं है। लेकिन पुलिस को उम्मीदें बहुत हैं। उसके पास खूब पैसा है, बड़े ठाठ से रहता है और उसने कई बड़े तगड़े दादे पाल रखे हैं। अगर मॉर्गन की पृष्ठभूमि ऐसी है तो वे तस्वीरें उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उन तस्वीरों की वजह से वो इंग्लिश को ब्लैकमेल कर सकता है कि वो मॉर्गन के गुनाह के धंधों की तरफ टेढ़ी नजर ना उठाए। यही बात है, सैम बोला। अगर वो इंग्लिश का पुलंदा बांध सके तो मॉर्गन की स्थिति बड़ी मजबूत हो जाती है। कैटली के बारे में कोई नई बात मालूम हुई? खास कुछ नहीं। तुम उसका धंधा तो जानते ही हो। जिस्म फरोशी, मादक पदार्थों की बिक्री, वेश्याओं का धंधा। पिछले कुछ महीनों से कैटली खूब पैसा पीट रहा था। कोई ये नहीं जानता मोटा माल उसके पास कहां से आ रहा था। जब हम उसे पहले जानते थे तब से अब तक उसने काफी तरक्की कर ली थी। अब वो हर काम बड़े पैमाने पे करता है। पुलिस के चक्कर में तो वो नहीं फंसा, लेकिन पुलिस अक्सर उसे टटोला करती है। उसके गायब हो जाने का किसी को ख्याल आएगा? ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगती। ऐसा किसी के पुलिस के पास जाने पे ही होगा, और उस चूहे के लिए पुलिस के पास कौन जाएगा? डफी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है सैम। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां से कहां जाऊं? कहीं भी नहीं, अभी तो आराम करो। नहीं, वे तस्वीरें मुझे जरूर हासिल करनी है और जल्द से जल्द हासिल करनी है। तुम्हारे ख्याल से वे मॉर्गन के पास होंगी? एलिस ने पूछा। नहीं, मेरी ये गत तो मॉर्गन के आदमियों ने ही बनाई है। मुझे लगता है कि कोई और पार्टी जबरन घुसाई है और वे तस्वीरें ले उड़ी है। जब तक कैटली मकबरे में बंद है, मामला ठंडा रहेगा। जैसे ही वो सामने हुआ, पटाखा फूक जाएगा। तुम्हारा पुलिस के फेर में लपेटे जाने का कोई खतरा तो नहीं? एलिस ने पूछा। है भी तो क्या, डफी बोला। मैं इससे बड़े खतरों में फंस के निकल चुका हूं। सैम और एलिस प्लेट साफ करने के लिए किचन में चले गए। डफी वहीं बैठा सोचता रहा। उसके भीतर मॉर्गन और उसके 3 दादाओं के प्रति गुस्से का गुबार उठ रहा था। वो उन तस्वीरों को वापस प्राप्त करने के लिए पूर्णतः दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसे एनाबल का ख्याल आया। उसने उठकर टेलीफोन पे एक नंबर डायल किया। उसने लड़की की आवाज फौरन पहचान ली। डफी बोल रहा हूं, वो बोला। तस्वीरें मिली? उसने व्यग्र स्वर में पूछा। जाने मन, वो धीरे से बोला। तुम नहीं जानती हो पिछली रात क्या कहर बरपा हो चुकी है मुझ पे। क्या हुआ है?
पहली बात तो यही हुई कि मॉर्गन के पास वे तस्वीरें नहीं हैं। दूसरी बात यह कि उन तस्वीरों को हासिल करने के लिए वो मरा जा रहा है। कल रात जब मैं घर पहुंचा तो 3 बदमाश वहीं मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं उन्हें कैमरा नहीं दे सका तो उन्होंने मुझे मार मार के मेरा भुर्ता बना दिया। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तो फिर कैमरा किसके पास है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सारा सिलसिला तुम्हारे को नीचा दिखाने का है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? कौन हूं मैं? तुम एडविन इंग्लिश की लड़की हो। मैं एनाबेल इंग्लिश के नाम से जाना जाना ज्यादा पसंद करती हूँ। वो हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है जाने मन, तुम तो बड़ी जोरदार चीज हो। अच्छा, वो सर्द स्वर में बोली, मुझे उम्मीद थी कि मैं तुम्हें पसंद आ जाऊंगी। अब तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपनी हंगामा खेज जिंदगी से किनारा कर लेना चाहिए। चुपचाप टिक कर बैठो और कोई नया बखेड़ा शुरू करने का ख्याल छोड़ दो। और भी अच्छा ये होगा कि थोड़े अरसे के लिए नगर से बाहर ही कहीं चली जाओ। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। अच्छी बात है, लेकिन सावधान तो रह सकती हो। मुलाकात कब होगी? तुम्हारी उम्मीद से कहीं जल्दी, वो धीरे से बोला और रिसीवर रख दिया। अपनी आजादी हासिल करने में डफी के 2 महत्वपूर्ण दिन खर्च हो गए। 2 दिन बाद सैम और एलिस को उसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े थे। एक नए सूट में डफी ने गली में कदम रखा। उसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था और उसका गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। सैम भी उसके पीछे पीछे गली में आ गया। मुझे लग रहा है, सैम बोला, कि इस बार तुम ऐसी गत बनवाओगे कि हमें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े चुनने पड़ जाएंगे। डफी बहुत तेज चल रहा था। वहम है तुम्हारा, वो बोला, मेरी कोई गत नहीं बनने वाली। लेकिन फिर भी जल्दी क्या है? किसी से डेट है क्या तुम्हारी? नहीं, लेकिन मुझे थोड़े व्यायाम की जरूरत है। आओ चलें। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? पहले तो हम मेरे फ्लैट पे चलेंगे, फिर हम कैटली के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कैटली? लेकिन क्यों? पता नहीं, बस ऐसे ही बात सूझी है। सारे सिलसिले की जड़ में मुझे कैटली का हाथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कत्ल क्यों हुआ। वजह मालूम हो जाने के बाद मेरा ख्याल है मैं हत्यारे के बहुत करीब हो जाऊंगा। जब मुझे हत्यारा मिल जाएगा तो फिर कैमरा भी मिल जाएगा। सैम मोड़ पे रुका। मैं सारे दिन तुम्हारे साथ भागा नहीं फिर सकता। मैंने रोजी रोटी भी तो कमानी है। आज रात हमारे यहाँ लौट तो रहे हो ना? देखो सैम, मैं तुम्हारा और एलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हो। लेकिन अब के बाद से तुम इस झमेले से बाहर रहोगे। जो करना होगा मैं खुद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग किसी बखेड़े में फंस जाओ। बड़े हरामी हो, खुद मजे मारने का प्रोग्राम बना रहे हो। क्यों भाई, हमारा काम क्या तुम्हारी सिर्फ मरहम पट्टी करना है? देखो दोस्त, ये झमेला है या कुछ और, लेकिन इसमें हम दोनों मियाँ बीवी भी अब तुम्हारे साथ हैं। अच्छी बात है। डफी ने हंसने की कोशिश की। मैं रात को तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। हंसने की कोशिश से उसका चेहरा दुखने लगा था। सैम खुश दिखाई देने लगा। सालों को मार मार के भूस भर के आना, वो बोला। इरादा तो यही है, डफी बोला। सैम उससे अलग हुआ और जाकर भीड़ में विलीन हो गया। डफी सड़क पे चलने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि लोग उसके सूजे चेहरे को देख रहे थे। उसे गुस्सा आने लगा और गुस्से में वो और भी ज्यादा अनाकर्षक दिखने लगा था। अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसे ये देखकर ज्यादा खुशी हुई कि जगह की सफाई की जा चुकी थी। उसने सारे फ्लैट का चक्कर लगाया। दीवारों पे कहीं कहीं बहुत ही हल्के धब्बे दिखाई दे रहे थे। वो पास ही बैठक में आ गया। मेज के कोने पे बैठ गया और सोचने लगा। कैटली नगर में कहीं तो रहता ही होगा। टेलीफोन डायरेक्टरी से उसकी जानकारी हासिल हो गई। उसने कैटली के नाम के आगे लिखा नंबर डायल किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर सड़क पे आ गया और एक टैक्सी पे सवार हुआ। उसने ड्राइवर को ईस्ट साइड का एक पता दिया। थोड़ा आगे जाने पर उसने एक बार पिछली खिड़की से बाहर झांका। एक विशाल पैकार्ड गाड़ी उसी के पीछे लगी हुई थी। टैक्सी ड्राइवर एक विशालकाय आयरिश था। वो सिर घुमाकर हंसा। कहो तो झटका दूं उसे। डफी 5 मिनट तक कुछ फैसला नहीं कर सका, फिर बोला, तुम्हें इससे बेहतर कुछ करना होगा। ड्राइवर ने टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन पैकार्ड से उसका पीछा नहीं छूट सका। तुम उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, डफी बोला। तो फिर क्या करूं मैं? डफी ने जेब से कुछ नोट निकाले और ड्राइवर को थमा दिए और बोला, जो भी पहला मोड़ आए गाड़ी उसी पे उतार दो।
तुम गाड़ी रोकना मत, सिर्फ रफ्तार कम कर देना। अगर वे तुम्हारे पीछे पड़े हों तो कह देना कि तुम्हें नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा था, जैसा फिल्मों में होता है। बिल्कुल। ड्राइवर ने यकायक ब्रेक लगाई और कार को बाईं तरफ घुमा दिया। डफी टैक्सी से बाहर कूद गया। टैक्सी फौरन आगे बढ़ गई। वो फुटपाथ पे खड़ा उसे जाता देखता रहा। पैकार्ड की एक बार की रफ्तार घटी, लेकिन फिर तेज हो गई और आगे मोड़ काटकर निगाहों से ओझल हो गई। टफी ये ना देख सका कि कार में कौन था। उसने एक और टैक्सी पकड़ी और उस पर सवार होकर आगे बढ़ा। जब उसे थोड़ा यकीन हो गया कि अब उस पर नजर नहीं रखी जा रही होगी, तो कैटली के पते पे चलने के लिए उसने टैक्सी वाले को कहा। कैटली का फ्लैट काफी विशाल और तड़क भड़क वाला था। वो एक विशाल ब्लॉक की दूसरी मंजिल पे था। डफी सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर पहुंचा। वहां मेन डोर पे कैटली के नाम की छोटी सी प्लेट लगी हुई थी। डफी ने घंटी बजाई। किसी ने जवाब नहीं दिया। वो इंतजार करता खड़ा रहा। फिर उसने दोबारा घंटी बजाई। तभी उसे लगा कि लिफ्ट ऊपर आ रही थी। वो फौरन दरवाजे से परे हटा और अगली मंजिल की 2-3 सीढ़ियां चढ़ गया। वो अब अपनी वर्तमान स्थिति में लिफ्ट से दिखाई नहीं दे रहा था। लिफ्ट का जंगला सरकाए जाने की आवाज आई तो उसने सावधानी से उस तरफ देखा। एक औरत कैटली के फ्लैट के दरवाजे पे खड़ी थी। वो ये नहीं देख पा रहा था कि वो थी कौन, लेकिन वो उसे गौर से देख रहा था। उसकी कदकाठी उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने अपने हैंडबैग से एक चाबी निकाल के दरवाजा खोला। डफी खामोशी से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो बेबी, वो बोला। एक पल वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, फिर उसकी तरफ घूमी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डफी को उसके हौसले की तारीफ करनी पड़ी। खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलकर, वो बोला। एनाबेल इंग्लिश ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने जल्दी से उसकी बाह पे हाथ रखा। तुम्हारा चेहरा, वो बोली। क्या हुआ मेरे चेहरे को? डफी ने अपनी उंगलियों के पोरों से अपने चेहरे को छुआ और मुस्कुराया। मैंने बताया तो था कि मैं दादाओं के पल्ले पड़ गया था। हे भगवान, लेकिन ऐसी दुर्गति। छोड़ो वो सब, यहाँ कैसे आई हो? वो वहां से हटी और कमरे की खिड़की के पास जाके खड़ी हुई। वो एक भद्दा सा कमरा था। डफी को बड़ी हैरानी हुई। पता तो इतना रौबदार था, लेकिन कैटली ने इस जगह की ऐसी तैसी फेरी हुई थी। फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था। दीवारों पे से प्लास्टर उखड़ रहा था। हर तरफ धूल दिखाई दे रही थी। यहाँ कैसे आई हो? डफी ने अपना पहला सवाल दागा। यूं ही देखने आ गई थी, वो उसकी तरफ घूमकर बोली। और तुम? उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। तुम जानती हो, वो आगे बढ़कर एक मेज के कोने पे बैठता हुआ बोला। लगता है हमारी कोई खास पटने वाली नहीं। जरूर पटेगी। उसने इनकार में सिर हिलाया। कल मैं इतने झमेले में तुम्हारी वजह से फंसा, लेकिन तुम उस झमेले से मुझे निकालने के लिए कुछ करने के मूड में दिखाई नहीं देती हो। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। एक सिगरेट देना, वो पास आकर बोली। डफी ने उसे सिगरेट और लाइटर पेश किया। उफ, वो हमदर्दी भरे स्वर में बोली। तुम्हारा चेहरा। टालना बंद करो, वो बेसब्रेपन से बोला। अगर तुम मेरे साथ ईमानदारी से पेश नहीं आओगी तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। ऐसा मत कहो, वो बोली। वो डफी के सामने एक कुर्सी पे बैठ गई और उसने अपनी टांग पर टांग चढ़ा ली। तुम खामख्याली छोड़ो, डफी बोला। तुम सोच रही हो कि तुम मुझे अपनी टांगों की एक झलक दिखाओगी तो मैं फौरन तुम्हारे कदमों में लौट जाऊंगा। देखो, मैं तुमसे एक जरूरी सवाल पूछ रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ की चाबी कैसे हासिल हुई? अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मुझे यहाँ की चाबी कैसे हासिल हुई, मत बताओ, तो फिर अपनी तस्वीरों को भी भूल जाओ। लेकिन बिल, सच मानो, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। वो मेज से उतरा। मैं जरा इस फ्लैट को टटोल लूं, वो बोला। तुम यहीं बैठी रहना। उसने बेडरूम में जाकर बड़ी तरतीब से तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने बड़े आराम से एक एक कोना टटोलना आरंभ किया, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी योग्य चीज नहीं मिली। उसने किचन में जाकर वहां की तलाशी ली। फिर वो स्थिर खड़ा हो गया और अपना सिर खुजाने लगा। उसे ये नहीं मालूम था कि वो क्या तलाश कर रहा था, लेकिन वो आशा कर रहा था कि उसे वहां कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जो उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। वो किचन के दरवाजे पे पहुंचा। फिर उसकी नजरें सिकुड़ गईं। एनाबेल बिना हिले डुले बैठी थी, लेकिन वो जानता था कि जब वो किचन में था, उस दौरान वो अपनी कुर्सी पे से उठी थी। उसके हाव भाव इस बात की साफ चुगली कर रहे थे। कुछ मिला? उसने भारी दिलचस्पी जताते हुए पूछा। वो कमरे में फिरने लगा। अभी नहीं, वो बोला, लेकिन अभी तलाश जारी है। वो कुर्सी से उठी। क्लॉक रूम कहाँ है?
बेडरूम के अंदर से ही रास्ता है उसका। मैं अभी आई। वो खामोश रहा। उसे बेडरूम में जाता देखता रहा। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद किए जाने की आवाज सुनी। उसने देखा वो अपना बैग मेज पर ही छोड़ गई थी। उसने जल्दी से जाकर बैग खोला और फिर सारा सामान मेज पे पलट दिया। बैग में से वही कुछ निकला जो औरतें साधारणतया रखती हैं। एक पाउचर कॉम्पैक्ट, सिगरेट केस और लाइटर। सुनहरे खोल में एक लिपस्टिक, एक सेंट की शीशी, कुछ चिट्ठियां और एक नोटों का पुलिंदा। उसकी दिलचस्पी की कोई चीज उनमें नहीं थी। उसने मुंह बिगाड़ा और सारा सामान वापस से बैग में रख दिया। फिर उसने सावधानी से कमरे का मुआयना करना शुरू किया। दराजों में से कुछ नहीं निकला, लेकिन साइड बोर्ड पर उसे एक सिगरेट बॉक्स दिखाई दिया जो अपनी जगह से सरकाया गया मालूम होता था। धूल की परत साफ बता रही थी कि सिगरेट बॉक्स को वहां से हटाया गया था। उसने बॉक्स खोला, लेकिन वो खाली था। वो उसे उठाकर खिड़की के पास ले गया और सावधानी से उसका मुआयना करने लगा। उसने अपनी उंगलियां भीतर डालकर धीरे से धक्का दिया। एकाएक बॉक्स का तला उछल पड़ा। उसके नीचे एक और तला था, लेकिन दोनों के बीच में से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उसने बॉक्स को यथास्थान रख दिया। एनाबेल अपनी उंगलियों से अपने बालों को संवारती हुई वहां पहुंची। वो एकदम शांत खड़ी थी। डफी ने गौर से उसे देखा। तफ्तीश खत्म? वो मेज से अपना बैग उठाती हुई बोली। आओ मेरे साथ, एक एक कॉफी हो जाए। डफी ने सिगरेट एश ट्रे में मसल दिया और अपना हाथ उसकी तरफ फैला दिया। लाओ, वो बोला। उसने अपनी भवें उठाई। अब क्या सूझी? वो तनिक नाराजगी भरे स्वर में बोली। डफी उसके पास पहुंचा। चलो, वो सख्त स्वर में बोला। निकालो, दो मुझे। क्या? वो बेसब्रेपन से दरवाजे की तरफ मुड़ी। अभी ठहरो जाने मन, अभी हमने और बातें करनी है। उसने अपने कंधे पे से क्रोधित भाव से उसकी तरफ देखा। हम फौरन यहां से जा रहे हैं, वो बोली। मैं तुमसे कॉफी पे बात करूंगी। डफी दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे के साथ अपनी चौड़ी पीठ लगा दी। हम यही बात करेंगे जाने मन, वो बोला। उसने कंधे झटकाए और बोली। क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम बात को ठीक से समझ लो, वो बोला। अब तक तुम अक्ल की अंधी जैसी हरकतें करती रही हो, लेकिन अब जरा होश में आ जाओ। तुम एक कत्ल के झमेले में फंसी हुई हो। तुम्हारे फंस जाने की तो पूरी संभावना है ही। तुम्हारे साथ मैं भी फंस जाऊंगा। इसीलिए हालात को समझो और दिमाग से काम लो। जो कुछ तुमने कहा है वो सब मैं जानती हूं, लेकिन ये सब कहने का मतलब क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, ये हुआ इसका मतलब। अगर मैं तुम्हारी मदद करने के चक्कर में तुम्हारे साथ ना फंसा होता तो मैं तुम्हें भाड़ में झोंकता। एक तो ये बात है, और दूसरे, मैं उस हरामजादे मॉर्गन की ऐसी तैसी करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो ठीक है, और अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़ सकता है। एकाएक वो तीखे स्वर में बोली। मुझे यहां से जाने दो। डफी दरवाजे से नहीं हटा। तुम फंसी हुई हो जाने मन। यहां से निकल पाने का केवल एक तरीका है। अपना थोबड़ा खोलो और शोर मचाना शुरू कर दो। फौरन यहां पुलिस पहुंच जाएगी। वे तुमसे बहुत से सवाल पूछेंगे। ये बताने में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस जगह की चाबी तुम्हारे पास कहां से आई। उसके बाद वे कैटली की तलाश आरंभ कर देंगे, और अगर उन्हें कैटली की लाश मिल गई तो। उसने विचारपूर्ण निगाहों से डफी की तरफ देखा। फिर उसके होठों में मुस्कुराहट प्रकट हुई। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हो जाए बातचीत। डफी ने उदास भाव से सिर हिलाया। तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। लेकिन इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं होने वाला। तुम यहाँ किसी चीज की तलाश में जरूर आई थी, और वो चीज तुम्हें मिल गई है। मैं उस चीज में हिस्सेदार बनना चाहता हूँ। तुम तो सब कुछ जानते हो। वो फिर डफी को अपनी सुडौल टांगों की एक झलक दिखाती हुई बोली। तुम ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ किसी चीज की तलाश में ही आई थी। सोच रही हूँ बता ही दूं तुम्हें उसके बारे में। डफी हंसा। अभी भी नखरा? मेरी गलती थी, वो बोली। अपनी गलती को छुपाने के लिए ही मैंने झूठ बोला। अब तक तुम ये तो समझ ही गए होगे कि किताब लिखने के बारे में मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तो इतना कुछ समझ गया हूं कि सुनकर तुम्हें हैरानी होगी। कैटली मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, एकाएक वो चिंतापूर्ण स्वर में बोली। मुझे लगातार ब्लैकमेल की रकम अदा करनी पड़ रही थी। मैं एक बार एक फसाद भरा काम कर बैठी थी और कैटली वहां मौजूद था। वो बात अगर जाहिर हो गई तो मेरे पापा इलेक्शन में बिल्कुल नहीं जीत सकेंगे, और कैटली ये बात खूब समझता था।
उसने मुझ पे दबाव डालना शुरू किया और मुझे ब्लैकमेल में फंसना पड़ा। हालांकि कहने में ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसकी मौत से मुझे बड़ी राहत मिली है। तुम मुझे उसके कत्ल का बड़ा शानदार उद्देश्य सुझा रही हो। तुम जानते हो कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया है। तुम्हें इस बात पे यकीन है या नहीं? मेरी बात छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि अदालत किस पे यकीन करती है। वो कमरे में चहलकदमी करने लगी। कैटली बहुत जालिम आदमी था, वो बोली। वो जबरन मुझे अपने पास बुलाता था, इसीलिए उसने मुझे अपने फ्लैट की चाबी दी हुई थी। जब भी मुझे बुलाता था, मुझे यहाँ आना पड़ता था। मैं जानती थी कि जो कुछ मैंने किया था उसका उसके पास कोई सबूत था, इसीलिए उसकी मौत के बाद वो सबूत अपने अधिकार में करने के लिए मैं यहाँ पहुंच गई। यही हकीकत है। लेकिन कोई सरफिरा ही इस कहानी पे यकीन करेगा। एकाएक वो कुर्सी पे बैठ गई और उसने अपने हाथों को अपने मुंह में छुपा लिया। मैं बहुत दुखी हूँ, वो बोली। भगवान के लिए मेरे साथ नरमी से पेश आओ। डफी समीप आकर उसकी कुर्सी की बांह पर बैठ गया। अभी यहाँ से बाथरूम जाने से पहले तुम यहाँ से कोई चीज अपनी पोशाक में छुपा के अपने साथ ले गई थी। अब तुम वापस बाथरूम में जाओ और उस चीज को निकाल कर लाओ। वो चीज तुमने मुझे सौंपनी है। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया। तुम्हें वो चीज मांगने का कोई अधिकार नहीं है, वो बोली। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वे मेरी पर्सनल चीजें हैं। डफी ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। डफी को गुस्से में वो बहुत सुंदर लगी। बहुत हुआ, वो तीखे स्वर में बोली। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, समझ गए? डफी कुछ पल खामोश बैठा रहा, फिर बोला, तुम समझ नहीं रही हो। जो कुछ भी तुम्हें इस फ्लैट से हासिल हुआ है वो मुझे दे दो। मैं उसे लेकर रहूंगा। उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो डफी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। खामोश। अगर वो चीज मुझे देना नहीं चाहती हो तो वो जबरन मुझे हासिल करनी पड़ेगी। सोच लो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। डफी को दिख रहा था कि वो भयभीत लग रही थी। वो जल्दी से उठा। उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। उसने अपनी बंद मुट्ठी का प्रहार डफी की नाक पे किया। डफी को काफी चोट लगी। उसने अपनी नाक पे उंगली लगाकर ये देखना चाहा कि कहीं नाक से खून तो नहीं निकल आया था। फिर वो हंसा। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो। उसने डफी पे दोबारा हाथ चलाया, लेकिन डफी ने उसकी कलाई थाम ली। वो उसकी पकड़ में छटपटाने लगी, लेकिन डफी उसे दबोचे रहा। वो अपने लंबे नाखूनों से उसकी आंखें नोच लेने की कोशिश कर रही थी। डफी ने उसकी कलाइयां मरोड़ के उसकी पीठ से लगा दी और उसे घसीटता हुआ बेडरूम में ले आया। उसने उसको औंधे मुंह पलंग पर धकेल दिया। होश में आओ, वो सख्ती से बोला, नहीं तो बहुत बुरी गत बनाऊंगा। कमीनी, वो गुर्राई। मैंने कहा ना होश में आओ। वो 1 मिनट खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, देती हूं। वादा? डफी ने हाथ छोड़ने से पहले पूछा। हाँ। उसने उसकी बाहें छोड़ दी। वो उठकर बैठ गई। उसका चेहरा फक पड़ा था और उसकी आंखें नफरत से चमक रही थी। जल्दी करो, वो बोला। अब उसे भी गुस्सा आने लगा था। एनाबेल बोली, यहां से बाहर निकलो, मुझे कपड़े उतारने दो। डफी ने इनकार में सिर हिलाया। वो बोला, मुझे तुम पे यकीन नहीं है। वो पलंग से उठ खड़ी हुई। तुम्हारे जैसे नीच आदमी की मौजूदगी में मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, वो बोली। डफी ने दरवाजे के पास जाकर ताले में चाबी घुमाई और चाबी निकालकर अपनी जेब में डाल दी। बड़ा नखरा झाड़ रही हो, वो बोला। जो करना है करो, मैं पीठ घुमा लेता हूं। वो जाकर खिड़की के बाहर झांकने लगा। एक हल्की सी आहट ने उसे वापस घूमने के लिए प्रेरित किया। एनाबेल लगभग उसके सिर पे पहुंची हुई थी। अपने हाथ में वो एक खाली बोतल को पकड़े हुई थी। उसकी आंखों में दीवानगी का ऐसा भाव था कि डफी के मुंह से सिसकारी निकल गई। जो ही एनाबेल ने उस पर बोतल चलाई वो कूद के परे हट गया। बोतल टूट गई। कांच उसके चारों तरफ बिखर गया। दीवार से प्लास्टर उधड़ गया और फर्श पर गिरने लगा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। अपना बार खाली देखकर वो उसे गंदी गंदी गालियां बकने लगी। डफी को लगा कि उसे कोई दौरा पड़ गया था। वो इतना बौखला गया था कि वो उससे परे हट गया। वो अपने हाथ सामने फैलाए उस पर झपट पड़ी। उसका शरीर पूरी शक्ति से डफी के साथ आकर टकराया। डफी का संतुलन बिगड़ गया। वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके हाथ झपटे और उसने डफी का गला दबोच लिया।
उसके लंबे नाखून उसकी गर्दन में घुसने लगे। डफी को अपने सारे शरीर में पीड़ा की लहर दौड़ती महसूस हुई। डफी ने अपना हाथ घुमाया। उसका घूंसा एनाबेल की कनपट्टी से टकराया। एनाबेल की पकड़ उसकी गर्दन से छूट गई और उसके घुटने मुड़ने लगे। फिर वो औंधे मुंह फर्श पे गिरी। डफी पीछे हटा। उसने अपना रुमाल निकाल लिया। सावधानी से अपने हाथ पहुंचे और रुमाल वापस रख लिया। तौबा, क्या औरत है, वो बोला। उसने उसके निचेष्ट शरीर को उठाया और पलंग पे डाल दिया। वो निढाल सी वहां पड़ी रही। उसकी आंखें बंद थी और उसकी सांस फंस फंस कर निकल रही थी। उसने पहले इसकी पुष्टि की कि वो बेहोश थी और फिर उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी अंगिया में उसे वो चीज मिली जिसकी उसे तलाश थी। वो लाल चमड़े की जिल्द वाली एक छोटी सी नोटबुक थी। उसने उसे खोलकर देखने की कोशिश की बिना ही अपने कोट की जेब में रख लिया और उसे वैसे ही वहां पड़ी छोड़कर फ्लैट से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने लिफ्ट का बटन दबाया और उसके वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। उसके कान फ्लैट की तरफ लगे हुए थे। जब तक वो बाहर सड़क पर नहीं पहुंच गया, उसे राहत महसूस नहीं हुई। उसने देखा सड़क पार एक विशाल पैकार्ड खड़ी थी। उसके भीतर कोई नहीं था। उसने सड़क पार की और कार के भीतर झांका। वो वही कार थी जिसने उसका पीछा किया था। वो कार एनाबेल इंग्लिश की थी। मामला संगीन होता जा रहा था। वहां से थोड़ा आगे बढ़ के वो एक टैक्सी पे सवार हो गया। उसने टैक्सी ड्राइवर को मैकबायर का पता दिया। टैक्सी चल पड़ी तो उसने डायरी खोली। हर सफ़े पे बड़ी बारीकी से कुछ नाम और पते लिखे थे और हर नाम के आगे कुछ अंक लिखे हुए थे। वो सावधानी से नाम पढ़ता गया और पन्ने उलटने लगा। 5वें पन्ने पर पहुंचने पर उसने महसूस किया कि वो न्यूयॉर्क के उच्च वर्ग के लोगों के नाम पढ़ रहा था। बैंक अधिकारियों की बीवियों के नाम, धन कुबेरों की बेटियों के नाम, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के नाम, विधायक और जजों के नाम। उसने बड़ा तलाश किया, लेकिन वो उसमें नहीं था। उसने नोटबुक अपने हाथ में थामे रखी और अपना सिर खुजाने लगा। शायद नामों के आगे लिखे अंकों से उसे कोई सूत्र हासिल हो सकता था, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। उसने सारे नाम गिने। वे 300 से ज्यादा थे। नोटबुक के आखिर में दूसरे नामों से अलग पेंसिल से लिखा हुआ एक और नाम और पता था, ओल्गा शॉन, प्लाजा वंडरलैंड क्लब। उसने नोटबुक वापस अपनी जेब में रख ली और सोचने लगा, शायद इस ओल्गा से उसे कोई जानकारी हासिल हो सके। टैक्सी रुकी। वो बाहर निकला। तब डफी ने टैक्सी ड्राइवर की सूरत देखी। उसे वो सूरत पहचानी सी लगी। ड्राइवर हंसा। वो वही टैक्सी ड्राइवर था जो पहले घायलावस्था में उसे वहां तक लाया था। ड्राइवर ने भी उसे पहचान लिया। डफी ने मुस्कुराते हुए उसे किराया अदा किया और फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैकवायर जब काम से लौटा तो उसने डफी और एलिस को किचन में पाया। भोजन की तैयारी में डफी एलिस की मदद कर रहा था। मैकवायर ने उस पर निगाह डाली और बोला, हे भगवान, ये तो फिर पिटकर आया मालूम होता है। एलिस के होठों पे एक शरारत भरी मुस्कुराहट आई, लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा। अरे कुछ नहीं हुआ, डफी बोला। मेरी गर्लफ्रेंड जरा ताव में आ गई थी। मैकवायर ने उदास भाव से सिर हिलाया। तुम्हारे जैसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। पल भर के लिए चैन से नहीं बैठ सकते तुम। डफी बोला, प्लाजा वंडरलैंड क्लब के बारे में कुछ जानते हो? नाम तो सुना है, सैम बोला। शहर की तमाम घटिया क्लबों की जानकारी तुम्हारे सिवाय और किसे हो सकती है? एलिस बोली। तुम गलत समझ रही हो, सैम ने विरोध किया। मैं वहां कभी गया नहीं, सिर्फ नाम ही सुना है मैंने। मैं सब जानती हूँ। ये भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, सैम शिकायत भरे स्वर में डफी से बोला। जैसे मैं वैसी जगह पे कदम रखूंगा तो मर ही जाऊंगा। आज रात वहां कदम रख रहे हो तुम, डफी बोला। अच्छा, सैम बोला। उसने फिर एलिस की तरफ देखा। मैं भी चलूंगी, वो बोली। वहम मत करो, डफी बोला। ये कामकाजी बात है, तुम्हें घर पर ही रुकना होगा। लेकिन फिर किसी मुसीबत में मत जा फंसना, एलिस बोली। ठीक है। खाने के बाद मैकवायर ने पूछा, अभी चलना है? हाँ, डफी बोला, अभी ठीक रहेगा। सैम ने उठकर अपना हैट पहना, एक सिगरेट सुलगाया और एलिस से बोला, मैं चला, लेकिन जल्द लौटूंगा। मेरे लिए बिस्तर तैयार रखना। एलिस मुस्कुराई। फिर उसने डफी की तरफ देखा और बड़ी संजीदगी से बोली, होशियार रहना, तुम कत्ल के मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो। डफी ने कंधे झटकाए। वो कोई खास बात नहीं, वो बोला। मुझे कैटली की एक गर्लफ्रेंड की जानकारी मिली है। उससे मुझे कुछ काम की बातें मालूम हो सकती हैं। ये मामला मुझे उलझन में डाल रहा है। कई बातें मेरी समझ में नहीं आ रही।
शायद मैंने उस चूहे की लाश छुपाने में जल्दबाजी से काम लिया था। और वो एनाबेल, वो बड़ी खराब निकली। बड़ी ही खतरनाक औरत निकली वो तो। काश कि तुम इन सब मुसीबतों में ना पड़ते। सैम भी तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। अब मुझे ये मामला निपटाना ही पड़ेगा। और तुम सैम की फिक्र मत करना। मैं उसे अपने साथ किसी झमेले में नहीं फंसाऊंगा। मैं सैम की नहीं, तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वे दोनों फ्लैट से बाहर निकले और सैम की कार में सवार हुए। सैम ड्राइविंग सीट पर और डफी उसकी बगल में बैठा। ये जगह है कहाँ? उसने पूछा। सैम ने अपनी खटारा सी कार वहां से भगा दी। प्लाजा, वो बोला, ये मैनहट्टन ब्रिज के पास है। जगह को जानते पहचानते हो? हाँ, बड़ी करारी जगह है। पुराने दिनों में मैं वहां अक्सर जाया करता था। बड़ी जोरदार छोकरियां आती हैं वहां। अभी अपनी आंखों से देखना। ठीक है। सैम थोड़ी देर खामोशी से कार चलाता रहा, फिर बोला, और क्या खबर है? डफी ने उसे एक सिगरेट दिया। आज मैंने कैटली का ठिया टटोला था। वहां एनाबेल भी पहुंच गई। वो किसी चीज की तलाश में थी। वो चीज उसे मिल गई। फिर वो चीज मुझे भी मिल गई। उसने अपने चेहरे की खरोंचों को छुआ और हंसा। साली बुरी तरह पगलाई होगी इस वक्त। क्या चीज है वो? एक छोटी सी नोटबुक थी। उसमें नगर के बड़े प्रतिष्ठित लोगों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, लेकिन उस नोटबुक का कोई तगड़ा महत्व जरूर होगा, क्योंकि उसे हासिल करने के लिए मुझे एनाबेल से बाकायदा मार कुटाई करनी पड़ी थी। मुझे तो उस औरत से अब डर सा लगने लगा है। वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन मेरा तो ख्याल था कि तुम्हें ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। तुम जानते नहीं क्या चीज है वो। बहुत खूंखार है। खून की प्यासी हो उठती है। गुस्से में उसके मुंह से आग निकलने लगती है। अच्छा, मुझे तो मार ही डाला होता उसने। साली क्रैक दिमाग मालूम होती है। वरना और क्या वजह हो सकती है उसकी दीवानगी की? तुम्हें मार डालने के लिए उसका पागल होना जरूरी तो नहीं। इस काम की तो और भी वजह हो सकती है। मजाक मत करो। रास्ते में एक एक जाम हो जाए। डफी ने घड़ी देखी। 9 बजने के थे। नहीं, वहीं जाकर पियेंगे। प्लाजा वंडरलैंड क्लब एक हार्डवेयर स्टोर की दूसरी मंजिल पर स्थित था। उसका रास्ता एक गली में से था, जो नियॉन साइन से रोशन था। उन्होंने कार को खड़ा किया और उसमें से निकलकर गली में दाखिल हुए। वे क्लब में घुसे। सीढ़ियों के ऊपरले सिरे पे टैक्सी ड्राइवरों के लिए टिकटें बिक रही थी। डफी ने आधा दर्जन टिकटें खरीदी। फिर वे पर्दा हटा के भीतर दाखिल हो गए। जगह में कोई खासियत नहीं थी। वो भद्दी और गंदी जगह थी। डांस फ्लोर छोटा सा था और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती थी। फ्लोर के चारों तरफ मेजें लगी हुई थी। उसके परले सिरे पे डांसर बैठी थी, जो कि डफी को एक निगाह में निहायत खूबसूरत लगी। मेजों पर थोड़े से ही लोग दिखाई दे रहे थे। डफी मेजों से गुजरकर फ्लोर की तरफ बढ़ा तो सब उसे देखने लगे। सैम उसके पीछे पीछे चल रहा था। लोग उन्हें फ्लोर पार करते देखते रहे। उन्होंने प्रवेश की विपरीत दिशा में दीवार के साथ एक मेज चुनी और उस पर जा बैठे। 3 पीस का बैंड वातावरण में उदास सी स्वर लहरियां प्रवाहित कर रहा था। तुम इसे करारी जगह बता रहे थे? डफी बोला। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई मालूम होती है। सैम बोला। पहले तो ये काफी करारी जगह थी। डफी ने इशारे से वेटर को पास बुलाया। रम की बोतल मंगा लेते हैं, सैम बोला। ठीक है। डफी वेटर से बोला, रम की बोतल लाओ। वेटर चला गया। डफी बोला, जरा इसे देखो, और उसने नोटबुक मेज पे उसकी तरफ सरका दी। सैम उसे उठाकर सावधानी से उसका मुआयना करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने नोटबुक वापस कर दी। अरे नहीं यार, मैं इसका कोई सिर पैर नहीं समझ सकता, वो बोला। इस लिस्ट में तो बहुत अजीब घालमेल है। सब लखपतियों के नाम लिखे हैं इसमें। डफी ने नोटबुक जेब में रख ली। शायद बाद में समझ आ जाए कुछ, वो बोला। वेटर रम की बोतल ले आया। उसने ठग से उसे मेज पे रखा। सैम बोला, ये जगह बदल गई मालूम होती है। आप लोग जल्दी आ गए हैं, वेटर बोला। अभी रौनक का वक्त हुआ नहीं। सुना? सैम डफी से बोला, हम जल्दी आ गए हैं। ठीक है, जल्दी ही सही। अब चलो, 2 लड़कियां दबोचें और उन्हें बताएं ये करने वाले काम कैसे किए जाते हैं। फ्लोर पर डांस करने वाला कोई नहीं था। सैम ने अपने लिए रम का जाम तैयार किया और उसे जल्दी से पी गया। मैं नर्वस हो रहा हूं, वो बोला। तुम नशे में धुत होने का बहाना तलाश कर रहे हो, डफी बोला। सैम अपने स्थान से उठा
और उधर बढ़ा जिधर छोकरियां मौजूद थीं। वो सावधानी से एक एक लड़की का मुआयना करने लगा। वे उस पे हंसने लगी। उसे एक ब्लॉन्ड पसंद आ गई। वो उसे पकड़कर डांस फ्लोर पे ले आया। डफी ने दूर से ही एक लड़की छांट ली और फिर उसके पास जाकर उसे बुलाया। वो लाल बालों वाली बड़ी खूबसूरत गुलगुथनी सी खुश मिजाज लड़की थी। डफी उस वक्त रम की तरंग में था और डांस के मूड में दोनों बड़ी दक्षता से नाचने लगे। डांस के दौरान उनमें एक शब्द का भी आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन जब बैंड बंद हुआ तो वो बोला, खूब नाचती हो तुम। वो मुस्कुराई, तुम भी कम नहीं हो। आओ आओ, एक एक जाम हो जाए। सैम अपनी ब्लॉन्ड के साथ पहले ही टेबल पे पहुंच चुका था। वह ब्लॉन्ड से बहुत खुश नजर आ रहा था। वो भी अपनी लड़की के साथ मेज पे बैठ गया। रम चलेगी? डफी ने लड़कियों से पूछा। दोनों एतराज करने लगी। वे शैंपेन चाहती थी। सैम ने इनकार में सिर हिलाया। सुनो, वो बोला, हम दोनों स्त्री जात के लिए भगवान के वरदान का दर्जा रखते हैं। अगर तुम रम नहीं पी सकती हो तो फूक जाओ। डफी ने भी उसका समर्थन किया। लड़कियां मान गईं। अब भीड़ बढ़ने लगी थी।